हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कांचकृत वहीं से होती है जब वह लड़का कहता है तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। तब जान उसकी बात मान लेता है और ईबू को लेकर उसके साथ चला आता है। कुछ देर के अंदर वह कॉटेज के सामने पहुंच जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। जान ईबू को उस बेड पर लिटा देता है। तब वह लड़का जान की तरफ देखकर कहता है, ओ सुनो, मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ, तब तक उसका ख्याल रखना। ये ना हो तुम फिर उसे मुसीबत में डाल दो। ये कह के वह लड़का वहाँ से चला जाता है। तब जान ईबू के पास आकर उसका हाथ पकड़ कर कहता है, मुझे अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं वापस तुम्हें देख रहा हूँ। ये हाथ वापस तुम्हें पकड़े हुए हैं और मेरे मुंह पे फिर से तुम्हारा नाम है। मुझे तो मुझे तो शायद ये एहसास भी नहीं था कि मेरे लिए कोई इतना भी प्यार कर सकता है। मैं कैसे अपनी उन ब्यूटीफुल मेमोरीज को भूल सकता था जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई थी। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल थे, सबसे ज़्यादा। और मैं तुम्हें ही भूल गया। और जब से तुम मेरे साथ हो तब से भी मैंने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें वैल्यू नहीं दी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जल्दी उठ जाओ लहन। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे फिर से तुमसे रूठना है ताकि तुम मुझे मना सको। मैं फिर से तुमसे गुस्सा होना चाहता हूँ। फिर से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मनाओ, मुझसे प्यार करो, मेरे नखरे उठाओ। प्लीज़ जल्दी उठो। यहाँ से यहाँ से टाइम स्किप होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। जब जान की आंखें खुलती है तो यीबू उसके आसपास नहीं होता है। देख के जान बहुत परेशान हो जाता है और कमरे के आसपास देखने लगता है, पर वह भी नहीं दिखता। तब वह बाहर जाके उसे देखने लगता है। तब देखता है कि यीबू पहाड़ी की तरफ मुंह करके खड़ा है और सूरज को देख रहा है। जान ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये भाव और ये ही लुक उसने काफ़ी साल पहले जिसके चेहरे पे देखा था वो एक ही शख्स था, लैन जैन। और जब ये लुक वो दोबारा देख रहा है तो उसी शख्स पे दोबारा देख रहा है, क्योंकि ऐसा लुक और ऐसी नज़रें सिर्फ हांगवा जिन के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती। कुछ देर विंग लेंजन को ऐसे ही देखता है और फिर लेंजन के पास जाकर कहता है, तुम उठ गए। जब उठ ही गए थे तो मुझे भी उठा देते। अब मैंने तुम्हें अपने आसपास नहीं देखा तो पता है मैं कितनी चिंता में हो गया था। इस बात पे ईबू कोई जवाब नहीं देता। तब जान गुस्से में कहता है, मेरी तरफ देख भी रहे हो या नहीं तुम? हाँ, जब से मिलो तब से मेरे पीछे पड़े पड़े हो, और अब मैं खुद से बात कर रहा हूँ तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। तब ईबू कहता है, जिससे तुम बात कर रहे हो वो मैं हूँ ही नहीं, तो मैं बात क्यों करूँ? तब जान कहता है, क्या? तब ईबू कहता है, तुम लैंजन को ढूंढ रहे हो, मैं लैंजन नहीं हूँ, मैं ईबू हूँ। और जो तुमसे प्यार करता है ना, वो ईबू है। और जो इंसान मुझ में प्यार ढूंढ रहा है वो शायद विंग है, और विंग को तो सिर्फ लंजा ही मिल सकता है, जहान को तो ईबू ही मिलेगा। ये कह के ईबू सूरज की तरफ देखने लगता है। तब जान कहता है, सुनो मेरी तरफ, ठीक है? चाहे वो चाहे तुम अपना नाम बदल लो, चाहे तुम अपना चेहरा क्यों ना बदल लो, पर तुम रहोगे मेरे ही। सुनाई दे रहा है तुम्हें? किसी भी जन्म में सिर्फ तुम मुझसे बिलोंग करोगे, और खबरदार किसी और से बिलोंग किया ना तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा, फिर उसे मार दूंगा और फिर खुद को मार लूंगा। सुनाई दे रहा है तुम्हें? तभी ईबो एक फेक स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हें तो नाराज़गी होनी चाहिए मुझसे, गुस्सा होना चाहिए, नफरत करनी चाहिए, फिर भी इतना प्यार कैसे कर सकते हो? हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं खुद को फेस कैसे करूँ, खुद को कैसे देख लूँगा मैं खुद को फेस नहीं कर पा रहा हूँ सर, तुम्हें कैसे फेस करूँगा? तब जान कहता है, किस बात को फेस करने की बात कर रहे हो? तभी वो कहता है, आयुन। इस बात पे जान बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। तब ईबो कहता है, वो मेरा बेटा था, मेरा। और मुझे अपनी पूरी लाइफ के अंदर ये पता ही नहीं चला कि वो मेरा ही बेटा है। मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाया, उस समय मैं तुम्हारे पास ही नहीं था जिस समय तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, मेरे सपोर्ट की ज़रूरत थी। आयुन को तब तब मेरी ज़रूरत होगी जब वो डैड कहते हुए भागा होगा, या जब वो गिरने वाला होगा, तब उसे मेरे हाथ की ज़रूरत होगी। जब तुम उससे डांटने के लिए उसके पीछे भाग रहे होगे, तब वो जिसके पीछे आके छुपे उसे मेरी ज़रूरत होगी। वो चाहता होगा कि कोई उसके साथ खेल खेले, उसे पढ़ाए, उसे समझाए, उसे मनाए, पर मैं था ही नहीं, मैं उसके पास था ही नहीं। मैंने ना तुम्हारी तरफ अपना फ़र्ज़ निभाया, ना उसकी तरफ।
हर बार तुम्हारा साथ छोड़ा है मैंने, हर बार तुम्हें तकलीफ़ दी है मैंने, तुम्हारी तकलीफ़ों की वजह बन चुका था मैं। तब जान स्माइल करते हुए कहता है, पहली बात, मेरी तकलीफ़ों की वजह तुम कभी नहीं थे, उस पे मरहम थे तुम, मेरे ज़ख्मों का मरहम हो तुम, हर जन्म में, ठीक है? और रही आयुन की बात, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ ना लेंस, तुमने उसे वैसे ही बड़ा किया होगा जैसे खुद के बेटे को करते हैं। उतना ही प्यार, उतना ही लाड और उतनी ही शिक्षा दी होगी जैसे तुम अपने बेटे को देते। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने बताया या ना बताया? क्योंकि मुझे पता ही था कि जो चीज़ मुझसे जुड़ी होगी उससे प्यार करना तो तुम्हारा लाज़मी ही था। मैं अपने लहज़ैन को खुद से बेहतर जानता हूँ। वो मुझसे जुड़ी हर एक चीज़ से प्यार करता है और मुझसे तो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वरना मुझे मुझे झेलना किसी के बस में नहीं था। सोचो, जब मैडम यू जैसी स्ट्रिक्ट लेडी मुझे नहीं झेल पाई तो और कोई कैसे झेलता? पर तुमने झेला। झेला नहीं, मुझसे प्यार का सबके खिलाफ तक चले गए थे तुम तो। तुम्हें लगता है तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई? बिल्कुल नहीं। तुम ही थे एक, तुम ही एक इंसान थे जो मेरी सपोर्ट में थे, मेरी साइड में थे। सबसे लड़े तुम मेरे लिए। तुम ही वो थे, जब मैं खाई से कूदा ना, तो तुम्हारे ही हाथ थे जिसने मुझे पकड़ा और कहा कि वापस आ जाओ। और कोई नहीं था, और कोई नहीं था, सिर्फ तुम थे। और मैं जानता हूँ मेरे लेनदेन को कि वो मेरे जाने के बाद कितना रोया होगा, कितना तड़पा होगा मेरे लिए। उसके लिए तो मुझे सॉरी होना चाहिए, मुझे गिल्टी होना चाहिए, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझे तुम्हें छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था, मुझे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था, मुझे सिचुएशन समझनी चाहिए थी, मुझे सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। पर लैंसन, मैं नहीं कर पाया। शीजे को वहाँ देखकर मैं नहीं कर पाया। मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाया। पर इस बार मैं कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, तुम्हारा और मेरा साथ नहीं बिगाड़ूंगा। तुम्हें खुद से इतना सा भी दूर नहीं जाने दूंगा मैं, इतना सा भी। सुनाई दे रहा है तुम्हें? इतना सा भी, चाहे मुझे किसी के खिलाफ भी चढ़ना पड़े, चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। और इस बार मेरे मेरी ज़िंदगी पे सबसे पहला हक सिर्फ तुम्हारा होने वाला है। मुझ पे, मेरी सांसों पे, सब पे तुम्हारा ही हक होगा। ये कह के जान स्माइल करने लगता है। तब यीबू स्माइल करते हुए कहता है, पहली बात, बुद्धू कहीं के, शायद तुम भूल गए हो, इस जन्म में तुम अल्फ़ा हो, मैं अल्फ़ा नहीं हूँ। तो जान मुस्कुराकर कहता है, तो क्या हो क्या? अल्फ़ा हो या ओमेगा, मेरी ज़िंदगी पे राज तो सिर्फ तुम्हारा ही होने वाला है। और वैसे भी मुझे हमेशा से ज़रूरत है तुम्हारी, और हमेशा रहेगी भी। और वैसे भी मुझे राज्य जाना पड़ेगा, माँ बाबा को बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। और हाँ, मुझे तुम्हारे घर भी तो जाना पड़ेगा सबको बताने। तभी ईबो टेंशन में कहता है, पर महाराज और महारानी मानेंगे। जान, मैं इस जन्म में अमीर नहीं हूँ, किसी ऊंचे कुल या ख़ानदान से नहीं हूँ। मैं बहुत छोटे परिवार से आता हूँ। मेरी फैमिली लकड़ी बेचती है, हम लक्कड़ आ रहे हैं। और तुम एक राजकुमार हो, यहाँ के होने वाले राजा हो। मैं कैसे? तब जान स्माइल करते हुए कहता है, पहली बात कि मेरे माँ बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर बात सुनते हैं, और उन्हें मेरे फैसले पर गर्व भी होगा। और देखना, मेरी माँ को तो विश्वास ही नहीं होगा कि मुझे प्यार भी हो सकता है। वो तो 300 बार जाकर ना मन्नतें मांग चुकी हैं कि मेरे बेटे को प्यार हो जाए, मेरे बेटे को प्यार हो जाए। अब मेरी माँ बहुत खुश हो जाएंगी, उन्हें लगेगा उनकी मन्नतें सफल हो गई। और तुम माँ बाबा की चिंता मत करो, वो सब मैं हैंडल कर लूँगा। वैसे भी मुझे राज्य जाना होगा, बाबा को सब बताने कि युद्ध कैसे करना है, उसकी रणनीति क्या होने वाली है, सब बताने मुझे राज्य जाना होगा। पर उससे पहले मैं तुम्हारे घर छोड़ूंगा और तुम्हारे बाबा से बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब ईबू मुस्कुरा कर कहता है, वो तो मुझे यकीन है तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, पर मेरे बाबा को तो ये विश्वास नहीं होने वाला कि तुम्हें मुझसे प्यार हुआ कैसे। क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि मुझे कोई नहीं झेल पाएगा। इस बात को सुनते ही दोनों बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। यहाँ से टाइम स्किप होता है और रास्ते का दिखाया जाता है, जब वह दोनों घुड़सवारी कर रहे होते हैं और वह लड़का भी उनके पीछे ही घोड़े पे बैठा होता है। तब वह मुस्कुरा कर कहता है, अब तुम दोनों अपने में ही लगे रहोगे या मुझसे भी कुछ बात करोगे? तब जान कहता है, तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाओ,
कितनी बार कहूँ यहाँ से चले जाओ, रास्ता दूसरा भी है ना, बदल क्यों नहीं लेते? तब वह लड़का मुस्कुरा कर कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? इस समय तुम्हें कुछ हो गया तो तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तब जान कहता है, तुम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, पता नहीं पीछे क्यों है ये हमारे। तब ईबो से शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, एक लड़के से क्यों गुस्सा कर रहे हो? वैसे भी वो इतना बुरा नहीं है। तब जान कहता है, हाँ 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 हाँ, इतना बुरा नहीं है, रहने दो तुम तो, और खबरदार उसकी तारीफ की तो तुमने, ठीक है, मुझे हट हो जाएगा। तब ईबो मुस्कुरा कर कहता है, बस करो, जेलसी बहुत हो रही है तुम्हारी आजकल। यहाँ से टाइम स्किप होता है और दिखाया जा ईबो का घर का दिखाया जाता है। जैसे उसके बाबा देखते हैं कि वहाँ की तरफ घोड़े आ रहे हैं, तो उसके बाबा और भाई बाहर आ जाते हैं। उसके बाबा देखते हैं कि ईबो किसी के साथ आया है। जैसे ही ईबो घोड़े से उतरकर साइड हटता है, तब वे देखकर हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह से अचानक से निकलता है, वीन, और उसे कोई सुन नहीं पाता। तब जान और ईबो एक साथ सामने चलकर आते हैं। तब उसका भाई कहता है, सही है तुम आ गए, मुझे तो लगा तुम लकड़ियाँ बेचने गए हो या पेड़ उगाने। तुम इस जन्म में आने पे वाले थे कि नहीं? हाँ, हमें कितनी चिंता हो रही थी, किसी की परवाह है कि नहीं? तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है ना? हम कितनी चिंता में रहते कि कुछ हो ना गया हो, कुछ कुछ हुआ ना हो। हम कितने गलत गलत ख्याल आ रहे थे दिमाग में, पता है? हम तुम्हें ढूंढने ही निकलने वाले थे और हमने कितने लोगों से तुम्हारे बारे में पूछताछ की, पर इस लड़के को तो कुछ अकल ही नहीं है। बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ थोड़े से। ये कह के उसका भाई उस पर चिल्लाने लगता है। तब उसके डैडी उसे शांत करते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ तुम अभी। ईबू, इतना समय कैसे लग गया? जैसे ही ईबू कुछ बोलने वाला होता है, तभी जान आगे आकर कहता है, माफ़ कीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब उस ईबो के डैड कहते हैं, हाँ बोलो। तब जान कहता है, वो मेरे साथ था इतने दिनों से, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पर इसके लिए क्या हम अंदर चल के विस्तार में बात कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि गेट पे खड़े होकर बातें करना अच्छा होगा। तब उसके डैड अलाउड कर देते हैं और वे सारे अंदर आके बात करने लगते हैं। जान जैसे ही अपनी सारी स्टोरी बताता है, उसके भाई के मुंह से सारा पानी बाहर निकल जाता है और वह खांसते हुए कहता है, मतलब सच में मैं इस समय एक राजकुमार के साथ बैठा हूँ? तुम एक राजकुमार हो? सच में तुम एक राजकुमार हो? बिलीव ही नहीं हो रहा मुझे तो। मैं एक राजकुमार के साथ बैठा हूँ, मेरा स्टेटस तो बढ़ गया। तब उसका भाई एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ प्लीज़? तब जान कहता है, हाँ पूछिए। तब उसका भाई कहता है, प्लीज़ एक थॉट क्लियर कर दो। सब कहते हैं कि राजा लोग सोने की थाली में खाते हैं, सच है क्या? तब जान कहता है, हाँ सच है, क्यों? तब उसका भाई हंसते हुए कहता है, ये देखो, ये भी सच निकला। हर चीज़ सच कैसे होती जा रही है मेरी लाइफ के अंदर। पहले ये ईबो कहता रहता था कि उसे कुछ स्पेशल मिलेगा, देखो मिल गया। और अब ये दूसरी चीज़ कि ये लोग सोने की थाली में खाते हैं। एक मैं ही नालायक हूँ, मैं ही नालायक हूँ इस पूरी दुनिया में। तब उसके बाबा से शांत करते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ तुम, तुम्हारी बकवास हो गई हो तो यहाँ से बाहर जाओ, और ईबो तुम भी। यह सुनते ही दोनों भाई बाहर चले जाते हैं। उसके डैड जान से कहते हैं, मैं जानता हूँ और समझ भी गया हूँ कि तुम उससे सच में प्यार करते हो, पर मैं कैसे मान लूँ कि महाराज और महारानी भी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? हम छोटे से घर में रहते हैं और इससे बड़ा तुम्हारे घोड़ों का अस्तबल हुआ है ना? तुम्हारे वेशभूषा कपड़े इतने महंगे हैं कि हम शायद 7 पीढ़ियों में भी ना कमा सके। ईबो का स्वभाव चंचल है, वो बेधड़क है, मुंह पे जो आता है बोल देता है, अपने मन की करता है, किसी की नहीं सुनता। नियम तोड़ने का शौक है उसे, जितने बनाओगे उतने तोड़ देगा वो। उसे कुछ काम नहीं आता, आधे से ज़्यादा काम बिगाड़ देता है। बच्चों की तरह हरकतें करता है, बात बात पे रूठ जाता है, मनाना पड़ता है। फिर भी तुम यही कहोगे कि तुम उससे प्यार करते हो? तब जान स्माइल करते हुए कहता है, वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मैं भी ऐसा ही था तो आप बिलीव करेंगे? शायद हाँ। वैसे आपसे भी एक सवाल पूछ सकता हूँ? तब उसके डैड कहते हैं, क्या सवाल? तब जान कहता है, आपको मेरा नाम विंग कैसे पता है? इस बात पे ईबो के डैड जान की आंखों में देखने लगते हैं। तब जान कहता है, चौंकिए मत, मैंने इसकी शिक्षा ली है, मैं किसी के भी होठ पढ़ सकता हूँ। जब आपने मेरा नाम लिया तो मैंने आपके होठ पढ़े थे। आपको कैसे पता मेरा नाम विंग है, वो भी मेरे पिछले जन्म का नाम विंग? बिलीव नहीं हो रहा?
कि यह आपको कैसे पता, क्योंकि जितना मुझे याद है कि 3 लोगों को ये चीज़ पता है, मुझे, ईबू को और एक और इंसान है। आपको कैसे? क्योंकि मुझे जितना अच्छे से याद है, मैं आपसे किसी भी जन्म में नहीं मिला, अब तक नहीं मिला था मैं आपसे। मैं आपको जानता भी नहीं, तो आपको मेरे बारे में कैसे पता? तब ईबू को डैड कहते हैं, मैं जो कहूँगा उस पर विश्वास कर सकोगे राजकुमार? तब जान कहता है, एक बार कह के देखिए, मैं विश्वास ज़रूर करूँगा, क्योंकि जितनी बातें मेरे साथ हुई हैं, अब तो किसी चीज़ पर विश्वास ना करूँ ये हो ही नहीं सकता। सब कुछ मैंने अपनी लाइफ के अंदर देख लिया, तो बोलिए, ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें मैं बिलीव ना कर सकूँ। बोलिए बोलिए। इस बात पे ईबू के डैड कहते हैं, हम बहुत खुश थे ईबू के बड़े भाई के जन्म से, बहुत ज़्यादा खुश। जैसी लाइफ चाहते थे वैसे हमें मिली। उसके आने से घर में खुशहाली, रौनक आ गई थी। हम बहुत ज़्यादा खुश थे। पर ईबू की माँ चाहती थी कि एक और भाई या बहन हो, जिससे उसके बड़े भाई को एक दोस्त मिले, ताकि वो अकेला न रहे। क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं वो एक बहुत ही पिछड़ा और गरीब इलाका है, और हम गांव से भी काफ़ी दूर रहते हैं, जहाँ आने जाने में ही बहुत समय लग जाता है। वे नहीं चाहती थी कि उनका बड़ा बेटा अकेले ही बड़ा हो। वो चाहती थी कि वो किसी दोस्त या अपने भाई के साथ बड़ा हो, वो रिश्ते समझे, अपनों को समझे। ईबू की माँ जब दोबारा प्रेग्नेंट हुई, हम और ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत बहुत खुश। ईबू की माँ ने उसके पैदा होने से पहले ही उसके लिए कपड़े बुनना शुरू कर दिया था। ये डिसाइड कर दिया था कि लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे और लड़का होगा तो क्या। वो हर चीज़ डिसाइड कर चुकी थी। तभी जब उसका 7वां महीना चल रहा था, वहाँ तब गांव के अंदर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी और तूफान आ रखा था। तभी बिजली कड़की और हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो शायद जादूगरों की सूचना थी, जो हमें सुनाई दी हमारे पुरखों द्वारा, कि हमारे घर जो बच्चा पैदा होने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं होगा। उसका पैदा होने का मकसद कुछ खास है। वो अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए दोबारा जन्म रहा है। उसका मकसद उसका प्रेम है, जिससे वो आखिर में जाके मिलेगा। वो इसीलिए ही पैदा हो रहा है, ताकि उसे पा सके। उसके लिए वो कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा, और वो कुछ भी कर ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले, इस बार वो दोनों एक होंगे ही होंगे। ये कह के वो आवाज़ बंद हो गई, और हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इब्बो की माँ हल्की डरी हुई ज़रूर थी, पर उसे हौसला था कि वह बच्चा अच्छा ही होगा, क्योंकि वो हमारा है। तब जान कहने लगा, मैं आपकी सारी बात समझ गया, सब कुछ समझ चुका, पर सिर्फ वो बातें आपको क्यों सुनाई दी? आपका कहने का मतलब था जादूगर आपके पूर्वज? कुछ समझा नहीं मैं। तब वह कहते हैं, तुम जानते भी हो हम कौन हैं, हमारा खानदान क्या था। हम जादूगरों के परिवार से हैं। ईबो की माँ शिन शिन एक मशहूर जादूगरी थी अपने ज़माने की, और मैं तब जान उन्हें रोक कर कहता, आप हुनशिन यानी शिनशिन और हुनशिन? मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। आप वो मशहूर जादूगर हैं जिनके बारे में हमने कहानियों और किस्सों में सुना है, जिसके बारे में मेरे दादाजी ने मुझे बताया था। आपके पुरखों के किस्से, आपके किस्से मेरे दादाओं पिताओं सबसे सुनने को मिलते रहे। आपने हर बार युद्ध नीति में हमारी मदद की, दुश्मनों को हराने में हमारी सहायता की है। अधिक औषधियाँ, विधियाँ, हमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आप ही का वो परिवार है। मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं इतने महान परिवार के आगे खड़ा हूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं आपके सत्कार में नहीं झुका। ये कह के जैसे ही जान झुकने लगता है, तभी वह उसे पकड़ कर कहते हैं, तुम्हें मेरे आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है राजकुमार, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे बेटे को बस पूरी ज़िंदगी हिफाजत से रखोगे और उसे खुश रखोगे, तो ही मैं अपने बेटे का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। तब जान कहता है, अंकल मैं उसे खुश रखूँगा, बेशक खुश, हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा, और हमेशा ये चाहूँगा कि उसकी आंखों में आंसू मेरी वजह से कभी ना आए। पर एक सवाल मेरा है आपसे। तब उसके डैड कहते हैं, हाँ पूछो। तब जान कहता है, अंकल आपने सब बताया कि आकाशवाणी कैसे हुई, और मतलब आपकी आकाशवाणी के द्वारा कैसे आपके
पूर्वजों ने आपको संकेत दिए और कैसे सब हुआ, पर आपने ये नहीं बताया कि ईबो की माँ अब कहाँ है, और अगर वो नहीं है तो कैसे, क्योंकि वो जब इतनी मशहूर जादूगरनी थी तो कैसे हो सकता है ये सब। तब उसके डैड स्माइल कर कर कहते हैं, क्योंकि ईबो में ज़्यादा ताकत थी, बहुत ज़्यादा। जितनी ताकत एक नॉर्मल बच्चे में होती है उससे काफ़ी ज़्यादा ताकत। उसके दो रीज़न थे। पहला कि वो किसी का पुनर्जन्म था, और ऐसे वैसे क्लैन में से किसी का पुनर्जन्म नहीं था, वो लैंड क्लैन के हावन जिनका पुनर्जन्म था। ताकतवर होना तो बनता था, और दूसरा कि वो मशहूर जादूगर परिवार से था, तो उसके अंदर शक्तियाँ आना भी लाजमी था। बिल्कुल। उसकी माँ ने उन 9 महीनों में उसका ख्याल बहुत रखा, और उसके पैदा होने के कुछ समय तक भी उसका ख्याल रखा, पर ज़्यादा समय तक वो जिंदा नहीं रह पाई, क्योंकि उसके शरीर के अंदर और जान ही नहीं बची थी कि वो उसे और संभाल सके। पर उसने मुझसे कहा कि मैं हमेशा ईबू की हिफाजत करता रहूं, और ये हमेशा देखूं कि ईबू खुश रहे, ईबू को कोई तकलीफ ना हो। यही थे उसके आखिरी शब्द जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तब जान उनका हाथ होल्ड कर कर कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा मैं उसे याद रखूँगा। माफ़ कीजिए, मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे राज्य जाके पिताजी और माता को सब बताना होगा, इसलिए मेरे और ईबू के बारे में भी, और जो युद्ध होने वाला है उसके बारे में भी मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कह के जान उस कमरे से निकल जाता है। जब वह बाहर आता है तो देखता है ईबू उसी के घोड़े के पास बैठा हुआ है। जैसे ईबू से देखता है तो भाग कर जाता है और उसे गले लगा कर कहता है, इतनी देर कहाँ लगा दी, बाबा ने कुछ कहा, तुम्हें डांटा क्या, बोलो बोलो बोलो। तब जान कहता है, शांत हो जाओ तुम। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ राज्य। तुम्हें पता है ना, मुझे माता पिता के पास जाना होगा सब बताने, और मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी लौटूंगा। तब ईबू मुस्कुरा कर कहता है, वो तो मुझे विश्वास ही है, तुम मुझे लेने नहीं लौटोगे तो और किससे लेने लौटोगे, तुम्हें लौटना ही होगा जान, वरना मैं तुम्हारे राज्य आ जाऊँगा और सबके सामने कह दूँगा कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। इस बात पे जान बहुत स्माइल इस बात पे जान स्माइल करने लगता है, और ईबो को एक फोरहेड किस करके वहाँ से चला जाता है, और ईबो से जाता हुआ देख रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और राजमहल का दिखाया जाता है। जब जान अपने पिता को सब कुछ बता देता है, उसके पिता गुस्से में कहते हैं, वो मेरा भाई था, वो ऐसा कैसे कर सकता है, इस तख्त के लिए इस तख्त के लिए दुश्मनों से कैसे मिल सकता है, उसे इस तख्त चाहिए ही था तो मुझे कह देता, मुझसे एक बार कह देता। मैं और वो बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, मुझसे मांग नहीं सकता था, मैं उसका बड़ा भाई था ना। वो मुझसे जो मांगता था बचपन से मैंने उसे वो दिया, एक और बार मांग लेता मैं उसे ये भी दे देता, पर उसने दुश्मनों से हाथ मिलाया और मुझ पे हमला करवाया, राज्य पे हमला करवाने की कोशिश की। ये क्या कर दिया मेरे भाई तुमने। अब मुझे इस जंग का जवाब तो देना ही होगा। मैं अपने राज्य के लोगों को खतरे में नहीं देख सकता। मुझे अब एक भाई की तरह नहीं, एक राजा की तरह सोचना होगा। जान, तुम्हें जो ठीक लगता है वो कदम उठाओ, बस हम ये जंग जीते और आवाम को कुछ ना हो, सब ठीक रहे। इस बात पे जान हाँ में गर्दन हिला के वहाँ से चला जाता है और सेना के टुकड़े को तैयार करने लग जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का खरगोशों के साथ खेल रहा होता है और कहता है, तुम मेरे हाथ में आओ, भाग क्यों रहे हो मुझसे, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ, इधर हाथ में आओ। तब पीछे से एक आवाज़ आती है और कहती है, ई बो कुछ काम कर लिया करो, दिन भर खरगोशों के साथ खेलना और ये फालतू के काम करने में मज़ा आता है तुम्हें, कुछ कर लिया करो, जब तुम्हारी शादी होगी तब क्या करोगे। तब ईबो गुस्से में कहता है, हाँ हाँ, मेरी शादी किसी एरेगेरे से नहीं हो रही है, राजकुमार से हो रही है, राजकुमार से। तो मैं क्यों काम करने लगा, मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी काम नहीं करने वाला, ठीक है। और जान मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे हाथों पे रखेगा, हाथों पे। तब पीछे से एक आवाज़ आती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें हाथों में भी रखूँगा और दिल में भी रखूँगा। इस इस आवाज़ को सुनते ही ईबू पलटता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ और कोई नहीं, जान खड़ा होता है। ईबो भाग कर जाता है और जान के गले लग जाता है और उस कस के पकड़ के उसे रोने लगता है और कहता है,
बेवकूफ़ लड़के, इतना समय लगाता कोई, इतना इतना समय लगा दिया। मैं डर गया था तुम आओगे भी कि नहीं आओगे, कितना डर गया था मैं। बेवकूफ़ लड़के, मुझे डरा दिया तुमने। एक खत भी नहीं लिखा, एक खत भी नहीं लिखा तुमने। मुझे जंग की चिंता हो रही थी, तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम्हें कुछ ना हुआ हो। मैं कितना परेशान था। मेरी परवाह नहीं है ना तुम्हें, बेवकूफ़। तब पीछे से एक और आवाज़ आती है और कहती है, इसके तो कान भी मरोड़ो, ये तभी सुधरेगा। कभी आज तक किसने किसी की ठीक से परवाह की है? मैंने कहा था इस लड़के को एक खत लिखने को, पर ये सुनता कहाँ है। तब ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह कहता है, महारानी आप ही खड़ी हैं ना? तब वे मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हें क्या लगता है और कौन खड़ा होगा यहाँ? अब मैं अपने बेटे के रिश्ते की बात करने आई हूँ, तो पूरा परिवार ही तो आएगा ना ईबो। इस बात पे ईबो कहता है, हाँ 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 बिल्कुल, मैं बाबा को बुला कर लाता हूँ और तुम मेरे साथ हो। ये कह के वह जान को खींच कर ले जाता है और दरवाजे पुश करते हुए कहता है, बेवकूफ़ लड़के, अगर आ ही रहे थे तो एक खत लिख कर आते कि सबको लेकर आ रहे हो। महारानी और महाराज दरवाजे पे खड़े, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? देखो कितना बकवास लग रहा हूँ, देखो देखो कितना बेकार लग रहा हूँ। और घर की हालत देखो, घर की हालत देखो। कुछ बता देते, हम तैयारी कर लेते, मैं सज जाता, एटलीस्ट सुंदर तो लगना चाहिए था। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन बन गया। अब सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? तुम तो इतने सुंदर लग रहे हो, मुझे कैसा बना दिया, बहुत बेकार हो तुम। तब जान मुस्कुरा कर कहता है, ईबो, तुम जैसे भी दिखोगे सुंदर ही दिखोगे, और इसके लिए तुम्हें सजने सवरने की ज़रूरत नहीं है। और ये घर तुम्हारे साथ साथ अब मेरा भी है, तो जैसा भी है हमारा घर है, तो दिखाने में क्या परेशानी? जब मेरा घर तुम्हारा हुआ तो तुम्हारा घर भी मेरा हुआ, है ना? और जैसा मैं था वैसे तुमने मुझे पसंद किया, जैसे तुम हो वैसे ही मेरा परिवार तुम्हें पसंद करेगा। इस बात पे ईबो स्माइल कर कर कहता है, तुम्हारी वो चीज़ी लाइन्स दोबारा से शुरू कर दी तुमने, अच्छी नहीं लगती हैं ऐसे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, बाबा को भी बताना है। तुम्हारे चक्कर में ना हर चीज़ भूल जाता हूँ मैं जान। हटो यहाँ से। ये कह के वो अंदर जाता है, अपने बाबा को बताता है कि बाहर महारानी, महाराज और राजकुमार आए हुए हैं। ये सुनते ही उसके भाई और बाबा बाहर आते हैं और महाराज और महारानी को अंदर लेकर आते हैं और वे सब एक साथ बैठकर रिश्ते की बात करने लगते हैं। ईबो के डैड बहुत खुश हो जाते हैं। जान की मॉम कहती है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये मेरे घर आ रहा है, वरना इस इडियट को तो और कोई संभाल ही नहीं सकता। जब देखो राज्य 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 में ही लगा रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि राज्य का सोचना अच्छा नहीं होता, पर खुद के बारे में तो सोचना चाहिए। अब इसके चक्कर में खुद के बारे में तो सोचेगा थोड़ा। और वैसे भी अगर तुम मेरे घर आओगे ना ईबो, तो घर और ज़्यादा खुशनुमा हो जाएगा। वो घर घर जैसा लगेगा और मुझे भी कोई बात करने के लिए मिल जाएगा। इस बात पे जान कहता है, मॉम मैं अपने लिए हस्बैंड लेके आ रहा हूँ, आपके लिए सहेली नहीं। तब उसकी मॉम कहती है, तुम सुधर जाओ जान, ठीक है? मैं महारानी हूँ, थोड़े तो अदरपूर्वक बात कर लिया करो। तब जान कहता है, अदरपूर्वक? आप मुझसे ज़्यादा बच्ची हैं माँ, रहने दीजिए। इस बात को सुनते ही सारे हंसने लगते हैं। तो उसकी जान की मॉम कहती है, सुनिए, मैं कह रही थी कि राज्य में ही शादी होगी ताकि सबको बुलाया जा सके और सबको सूचना मिल सके। और शादी के लिए मैं मुहूर्त निकलवा कर आई हूँ, 2 महीने बाद का मुहूर्त, ठीक है ना? तब ईबो के डैड हाँ कर देते हैं और जान की पेरेंट्स और जान वहाँ से चले जाते हैं। ईबो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने वेडिंग रोब्स को देखकर कहता है, हाय कितने महंगे हैं और कितने ज़्यादा सुंदर है। फाइनली मेरी शादी हो रही है, फाइनली मेरी शादी हो रही है। तब उसका भाई कहता है, पहली बार किसी को देख रहा हो जो अपनी शादी पे इतना ज़्यादा खुश है, इतना खुश किसी को लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जो अपनी शादी के सुनते ही नाच रहा है। हाय भगवान, पता नहीं मेरी शादी कब होगी। बड़ा मैं हूँ, शादी मेरी होनी चाहिए थी और शादी इसकी हो रही है, इसकी। मेरे नसीब में कुछ तो अच्छा लिख देते हैं। यहाँ से टाइम स्किप होता है और वेडिंग हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ दोनों आपस में वाउज़ लेते हैं और उन्हें हस्बैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद वह सबके सामने आते हैं और महारानी और महाराज एक साथ घोषित करते हैं कि ये दोनों आज से हस्बैंड्स हैं और युवराज का अभिषेक कुछ महीनों के अंदर हो जाएगा। यह खबर सुनते ही सब सब खुशी से नाचने लगते हैं और फूलों की वर्षा करने लगते हैं। जान और ईबो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहते हैं, इतने साल बाद, इतने साल बाद हम एक हो गए। आखिरकार इस कहानी को सुखद अंत मिला। इतना सुखद अंत मुझे लगा भी नहीं था कि इस कहानी को कभी मिल सकेगा। मैं अपनी जान के हाथों में हाथ डालकर खड़ा हूँ।
और इतने खुशनुमा माहौल को देख रहा हूँ। तब जान कहता है, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अपनी लंजा के बगल में खड़ा हूँ और इस पूरी दुनिया को दिख रहा हूँ। चाहे वो ईबो हो या लंजा, रहेगा मेरा ही प्यार। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।